जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे बेटा किसी गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए काम का अगर आप नीट की या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप केवल बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर बेटा ये टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे एक गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार हम निकालेंगे। तो मान के चलो बेटा मेरे पास कोई गैसीय मिश्रण है। क्या है बच्चों? एक गैसीय मिश्रण है और मुझसे बोला गया कि भैया इसका अणुभार बताइए। ठीक है, इसका क्या पूछा गया बेटा मुझसे? अणुभार। अब इसमें मैं क्या उत्तर दूं? मान के चलो मेरे पास ये जो गैसीय मिश्रण है, इसमें बेटा दो गैसें हैं। एक गैस मान लो O2 है और दूसरी गैस मान के चलो बेटा N2 है। ठीक है, और मुझसे पूछा गया इस गैसीय मिश्रण का अणुभार बताइए। तो मैं अपने उत्तर में O2 का भार बताऊं या बेटा N2 का भार बताऊं? अगर मैं O2 का भार बताऊंगा तो N2 के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और अगर मैं N2 का भार बताऊंगा तो O2 के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसी स्थिति में बेटा हम ना तो O2 का भार बताएंगे और ना ही N2 का अणुभार बताएंगे, हम इनका निकालेंगे औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, तो गैसीय मिश्रण के लिए अगर कोई दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण है हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? अगर अणुभार पूछा गया है तो हम किसी एक गैस का अणुभार नहीं बताएंगे, हम उस मिश्रण के लिए निकालेंगे क्या? औसत अणुभार। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मान के चलो बेटा मेरे पास दो अलग अलग गैसेस हैं। एक गैस है ए और एक गैस है क्या? बी। गैस ए का मान लेते हैं हम कि अणुभार है, गैस ए का अणुभार, या बेटा जिसे हम मूलर द्रव्यमान भी कहते हैं, है ना। गैस ए का मूलर द्रव्यमान कुछ है बच्चों मेरे पास, मान के चलिए ये है Ma, और गैस बी का मूलर द्रव्यमान है Mb। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे इनकी मोलों की संख्या भी पता है। क्या पता है बच्चों मुझे? इसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पता है मुझे इनके, यानी कि जिसको हम मूलर संगठन भी कहते हैं, है ना। मोलों की संख्या इसके है Na, और मान लो बेटा इसके मोलों की संख्या है Nb। और अब मुझसे पूछा क्या है? गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार। बड़े आराम से निकालेंगे बेटा, कोई नई बात नहीं करूंगा मैं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बार में ही पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये बताइए, हमने मोलों की संख्या का कोई सूत्र पढ़ रखा है क्या बेटा? मोलों की संख्या बिल्कुल बेटा हमने पढ़ा था, दिया हुआ भार यानी कि भार बटे अणुभार। अणुभार बोल सकते हैं या बच्चों हम मूलर द्रव्यमान बोल सकते हैं, बात एक ही होगी, मूलर द्रव्यमान। ठीक है, ये मोलों की संख्या का सूत्र था। तो यहां से क्या हम मूलर द्रव्यमान का सूत्र निकाल सकते हैं बेटा? मूलर द्रव्यमान बड़े आराम से निकालेंगे हम। देखिए, मूलर द्रव्यमान को यहां ले आइए, मोलों की संख्या नीचे चली जाएगी, मतलब कि भार बटे क्या जाएगा? मोलों की संख्या। ये हो गया बेटा इसका मूलर द्रव्यमान का सूत्र। लेकिन सर मुझे मूलर द्रव्यमान किसी एक गैस का निकालना हो तब तो मैं इससे निकाल लूं, लेकिन गैसीय मिश्रण का निकालना है तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि किसी गैसीय मिश्रण का मूलर द्रव्यमान, इसका बेटा गैसीय मिश्रण का मूलर द्रव्यमान, या बच्चों इसे ही हम बोलते हैं क्या? औसत मूलर द्रव्यमान या औसत अणुभार बोल देते हैं, है ना। तो गैसीय मिश्रण का मूलर द्रव्यमान अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे गैसीय मिश्रण का भार, गैसीय मिश्रण का कुल भार का भार बटे गैसीय मिश्रण के मोलों की संख्या। क्या होगा बच्चों? गैसीय मिश्रण के मोलों की संख्या। यानी कि अगर मुझे बेटा क्या करना है, एक गैसीय मिश्रण का मूलर द्रव्यमान बताना है, तो मैं गैसीय मिश्रण का भार लूं बटे गैसीय मिश्रण के मोलों की संख्या कर दूं, तो बड़े आराम से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा?
गैसीय मिश्रण के मोलों की संख्या, सॉरी बेटा, मूलर द्रव्यमान का सूत्र मिल जाएगा और इसे ही बच्चों हम बोलेंगे क्या, औसत मूलर द्रव्यमान। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक काम और बताता हूं आपको। ये हो गया अणुभार, ये हो गया मोलों की संख्या, तो क्या मैं यहां से भार बता सकता हूं, अलग अलग ए का भार और बी का भार बता सकता हूं क्या बेटा? चलिए देखते हैं हम, फिर वापस उस सूत्र पे आएंगे हम। ये बताइए मोलों की संख्या बराबर क्या है? हमने बोला मोलों की संख्या बराबर भार बटे मूलर द्रव्यमान। तो भार क्या होगा बेटा? भार बराबर होगा मोलों की संख्या गुणित मूलर द्रव्यमान। भार बराबर क्या होगा? मूलर द्रव्यमान यहां गुणों में चल जाएगा, मतलब मोलों की संख्या गुणित मूलर द्रव्यमान। तो इसका भार होगा Na इंटू Ma, मूलों की संख्या गुणित इसका मूलर द्रव्यमान। फिर यहां क्या होगा बेटा? इसके मूलों की संख्या गुणित इसका मूलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से देखिए भार हमने अलग अलग का निकाल लिया। अब हमें तो पूछा गया है कि सर गैसीय मिश्रण का मूलर द्रव्यमान बताइए। तो बच्चों ये जो गैसीय मिश्रण का मूलर द्रव्यमान लिख रहे हैं हम, इसे ही हम बोलेंगे औसत मूलर द्रव्यमान, या बेटा औसत अणुभार भी बोल सकते हो आप, है ना। औसत मूलर द्रव्यमान हम निकालना चाह रहे हैं। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे, गैसीय मिश्रण का भार, ए का भार इतना है, बी का भार इतना है, कुल भार निकालना है। दोनों को क्या कर दूं बेटा, मैं जोड़ दूं, Na Ma धन Nb Mb बटे कुल मोलों की संख्या Na धन Nb। तो बड़े आराम से बच्चों इस तरह से हम इसका औसत अणुभार या औसत मूलर द्रव्यमान बता सकते हैं। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रखना है। औसत मूलर द्रव्यमान, गैसीय मिश्रण का औसत मूलर द्रव्यमान बराबर Na मतलब पहली गैस का मोल गुणित मूलर द्रव्यमान धन दूसरी गैस के मोल गुणित मूलर द्रव्यमान बटे कुल मोल कर देंगे। तो बेटा बड़े आराम से हम औसत मूलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। अब मान के चलिए आपको बोला गया कि भैया एक काम करो, आप वायु का यानी कि बेटा एयर का क्या बताइए, औसत मूलर द्रव्यमान बताइए। अब बेटा वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं, है ना, बहुत सारी गैसें हैं। जैसे सबसे ज्यादा तो है नाइट्रोजन गैस, लगभग 78% होती है। फिर है बेटा ऑक्सीजन गैस जो कि लगभग 20% होती है। और बाकी का जो 2% होता है उसमें बहुत सारी गैसें हैं बेटा, जैसे SO2 है, SO3 है, CO2 है, CO3 है, सॉरी CO3 नहीं CO है ना, CO2 है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऐसी अनगिनत गैसेस हैं। अब ऐसी अनगिनत गैसें हैं, अगर बेटा मैं एग्जैक्ट वायु का एग्जैक्ट मोलर द्रव्यमान निकालना चाहूं तो मुझे हर एक के मोलों की संख्या चाहिए होगी। अब ये मोलों की संख्या कहां से लाएंगे सर हम? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रतिशत संगठन होगा, हर एक गैस का जो प्रतिशत संगठन होता है, सवालों में बेटा इस बात का हम बहुत उपयोग करेंगे, जो भी प्रतिशत संगठन होगा इसे हम मोल की तरह मान लेंगे। जो भी प्रतिशत संगठन होगा बेटा उसे हम क्या मान लेंगे, मोल। अलग अलग गैसों का प्रतिशत संगठन अगर हमें दिया है तो हम उसके प्रतिशत संगठन को उसके मोल की तरह मानते, बस ये बात ध्यान रखें, है ना। तो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसी सारी गैसें हैं, हर एक का हमें एग्जैक्ट अगर प्रतिशत संगठन पता हो तो उसे हम मोल मान लेंगे बेटा, और इनके अणुभार तो हमें पता ही है, औसत द्रव्यमान निकल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात की इनका एग्जैक्ट प्रतिशत तो हमें नहीं पता सर। तो ऐसे में हम मान लेते हैं बेटा कि वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है उसमें ये गैसें है ही नहीं, हम ऐसा मान ले, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम है, इसीलिए हम इनको कर देते हैं गायब। और मुख्यतः हम मान लेते हैं दो ही गैसें हैं, नाइट्रोजन लगभग 80% मान ली जाती है बेटा, और ऑक्सीजन 20%। अगर इतना हम मान लेते हैं तो बड़े आराम से अब हम इसका औसत मूलर द्रव्यमान बता सकते हैं। औसत मूलर द्रव्यमान को प्यार से बेटा एम एवरेज लिखता हूं मैं। एम एवरेज का सूत्र क्या है, अभी अभी मैंने लिखा, पहली गैस के मोल गुणित उस गैस का मूलर द्रव्यमान धन दूसरी गैस के मोल उस गैस का मूलर द्रव्यमान बटे कुल मोल। ये तो हो गया बेटा क्या सूत्र। अब मोल किसे मानते हैं हम, मैंने आपको बताया जो प्रतिशत संगठन है इसे हम मोल मानेंगे बेटा, है ना।
तो ये जो प्रतिशत संगठन है इसका जो 80% है ये इसके मोल होंगे, नाइट्रोजन के मोल। और बेटा ये जो 20% है ये मोल होंगे किसके, ऑक्सीजन के। जो भी प्रतिशत संगठन आपको देगा उसे आप क्या मान लेंगे बच्चों, मोल। देखते कैसे करेंगे अब हम, ध्यान से देखिए, बहुत आसान। पहली गैस का मोल कितना आ रहा है 80 गुणित Ma, इस गैस का मोलर द्रव्यमान। N2 का बेटा N का होता है 14, गुणित 2 कर दोगे तो आ जाएगा कितना 28, धन दूसरी गैस के मोल कितने हैं 20 और उस गैस का मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16, लेकिन बेटा O2 है तो 32 बटे कुल मोल, तो बेटा प्रतिशत हमेशा 100 ही आता है। इस प्रतिशत संगठन को हम मोल की तरह मानते, बस यही ध्यान रखना बेटा, यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, इसे मोल ना मान के भार मानते तो पूरा खेल बदल जाएगा। बस अब गणित तो बेटा अपने से बनती है, गुणा करके जोड़ते और भाग देते अपन से बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये 80 गुणित 28 करेंगे, 8 अठैया 64 बच गए 6, 8 दूनी 16 और 6 22, धन 32 दूनी 64 बटे 100। तो इस तरीके से बेटा जो एम एवरेज आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, इनको जोड़ दो, 0 4 और 4 8, 6 और 2 8 और यहां रहेगा 2 बटे 100। अब भाग दे देंगे बेटा तो 80.80। अगर मोलर द्रव्यमान बोल रहे तो ग्राम में लिख देना, और अणु भार बोल रहे बेटा तो एएमयू में लिख देना। अगर मैं अणु भार बोलूंगा तो एएमयू में उत्तर आएगा, और अगर बेटा मोलर द्रव्यमान बोलूंगा तो उत्तर तो यही रहेगा, लेकिन ये फिर ग्राम में होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ये हम मान के चले कि नाइट्रोजन 80 है ऑक्सीजन 20 है उस हिसाब से, लेकिन अगर एग्जैक्ट और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर, मुझे फिर इन सबके प्रतिशत और भी दूसरी गैसें जो है उन सबके प्रतिशत एग्जैक्ट एग्जैक्ट पता होंगे, तभी मैं ये एग्जैक्ट बता पाऊंगा। लेकिन बेटा हम इस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए, तो कुछ अच्छे सवाल हम करते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड। जैसे एक सवाल है, एक गैसीय मिश्रण का अणुभार ज्ञात करो। मतलब बेटा गैसीय मिश्रण का अणुभार मतलब आपको औसत अणुभार निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, औसत अणुभार, जिसको प्यार से हम लिखते हैं एम एवरेज, ये निकालना है। जिसमें कौन कौन सी गैस है बेटा, SO2 है और साथ में है O2, दो गैसें हैं SO2 और O2। इनके मोल अनुपात दिया हुआ है, मोल अनुपात कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 2:1। तो बहुत आसान काम, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम एम एवरेज। सूत्र तो बेटा आपको रटा होना चाहिए, पहली गैस के मोल गुणित उस गैस का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, दूसरी गैस के मोल दूसरी गैस का अणुभार बटे कुल मोल, ये हमारा सूत्र है बेटा। अब इसमें क्या होगा, पहली गैस के मोल, मोल अनुपात दिया बेटा 2 और 1, पहली गैस के मोल में 2 मान लू और दूसरी गैस के मोल में 1 मान लू, तो पहली गैस के मोल कितने बेटा 2 गुणित इस गैस का अणुभार चाहिए मुझे, एस का होता है 32 धन ओ का 16 दूनी 32, तो 32 और 32 हो गया बच्चों 64 धन दूसरी गैस के मोल देखो कितने आए बेटा 1 गुणित ऑक्सीजन का हो गया 16 दूनी 32 बटे कुल मोल अगर आप करोगे तो 2 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा 3। तो देखिए इस तरह से जो मोल अनुपात दिया था उसे हमने N1 और N2 मान लिया, और बेटा अणुभार लेके आगे काम कर लेंगे। अब गुणा करते हैं, 64 दूनी कितना होगा 128 धन 32 एकम 32 बटे 3, और यह जाएगा कितना बच्चों 160 बटे 3, या हम इसे लिख सकते हैं 53.33। अब या तो आप अणुभार बोल रहे हैं तो एएमयू में लिख देना, और अगर मूलर द्रव्यमान बोल रहे हैं बेटा तो ग्राम में लिख देना। इस तरीके के सवाल आपको नीट में पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। एक गैसीय मिश्रण जिसमें O3 तथा O2 गैसों के भार का अनुपात 2:1 है। हमारे पास बेटा इस बार क्या है, गैसीय मिश्रण है। ठीक है, ये कोई गैसीय मिश्रण है और इस मिश्रण में बेटा दो गैसें हैं। इस मिश्रण में हमने कितनी गैसें लेना है बोल रहा है, दो गैसें लेना है। कौन कौन सी गैस होंगी, एक है O3 मतलब ओजोन,
और दूसरी है बेटा O2, और इनका अपने को दिया है भार का अनुपात। मतलब यहां पर हमें भार का अनुपात कितना दिया है बेटा, 2:1। ये किसका है, भार का अनुपात। लेकिन भार से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो सर मोल चाहिए है। क्या आप भार से मोल नहीं निकाल सकते? ये भार अनुपात था बेटा, क्या आप इससे मोल अनुपात नहीं निकाल पाओगे? बड़े आसानी से निकाल लेंगे बेटा अपन। तो कभी भी ध्यान रखना, डायरेक्ट भार अनुपात से सवाल मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। भार अनुपात जो दिया है, इससे पहले बच्चों हम निकालेंगे मोल का अनुपात। अब बेटा मोल का अनुपात कैसे आएगा, देखिए इसको भार है मतलब दिया हुआ भार बटे अणुभार। O3, O का होता है 16 × 48, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा, इसके मोल दिए हुए हैं 1, ठीक है, बटे, सॉरी बेटा भार दिया हुआ है 1, मोल तो हमें निकालना है, भार बटे अणुभार। तो 16 दूनी हो गया 32। एक बार फिर से समझो बेटा, ये दिया था आपको भार का अनुपात, भार से पहले मैंने निकाला मोल का अनुपात। कैसे बेटा, दिया हुआ भार बटे अणुभार, दिया हुआ भार बटे अणुभार। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा 1/24, और ये है बेटा 1/32। करने को तो अब मैं इससे भी काम कर सकता हूं और आंसर सही भी आएगा। चलो करके दिखाता हूं, चाहे तो फिर इसको और सॉल्व कर ले तो भी हो जाएगा, है ना। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम लो 24 और 32 का। 8 या 24, 8 चौके 32, और 12 अट्ठे 96, 96 से गुणा करो आप। अगर आप बेटा इसको 96 से गुणा करोगे तो 24 चौके 96 होगा, और 32 तिया 96, 4:3। ये आ गया मोल अनुपात। ऐसे कर लो या यहां से भी कर लेते बेटा, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया बेटा अपने पास क्या, मोल का अनुपात। बढ़िया है, एक बार ही आ गया मोल अनुपात, तो क्या अब हम औसत अणुभार निकाल नहीं पाएंगे बेटा? बड़े आराम से निकालेंगे। एम एवरेज बराबर पहली गैस के मोल गुणित गैस का मोलर द्रव्यमान, दूसरी गैस के मोल गुणित गैस का मोलर द्रव्यमान बटे कुल मोल। ये तो अपन ने लिख लिया अपना सूत्र। पहली गैस के मोल, देखो बेटा पहली गैस के मोल का अनुपात कितना है, 4, गुणित इस गैस का अणुभार कितना है, O का 16 तिया 48, धन दूसरी गैस के मोल देखिए बेटा 4:3 है, तो दूसरे का 3 ले लिए, और O2 है तो 16 दूनी 32 हो गया इसका अणुभार, बटे कुल मोल। अब कुल मोल बेटा 4 और 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 7। और इस तरह से इसको अब हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 192 आएगा, और 32 दिया हो जाएगा 96 बटे 7, 6 और 2 8, 9 और 9 18 की 8, हासलाई 1 2, 288 बटे 7 या बेटा 41.14, ऐसा आ जाएगा AMU, ठीक है। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई डाउट बेटा इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बेटा हमने एक और सवाल हमें करना है। अब इस बार क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। NO तथा NO2 गैसों के मिश्रण का मोलर संगठन, क्या दिया हुआ है बेटा, मोलर संगठन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। NO तथा NO2 का मोलर संगठन मतलब बेटा मोल अनुपात। मोलर संगठन कभी भी निकालने को बोलेगा तो आप क्या निकालोगे बेटा, आप निकाल दोगे मोल अनुपात, या चाहो तो प्रतिशत संगठन भी आप निकाल सकते हो। कभी भी मोलर संगठन बोला है मतलब मोल अनुपात, या बेटा प्रतिशत संगठन भी, क्योंकि प्रतिशत संगठन को ही हम मोल की तरह मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें बेटा, मोल अनुपात निकालना है। कुछ दे रखा है क्या सवाल में, औसत अणुभार दे रखा है। इस बार सवाल में बेटा हमें एम एवरेज दे रखा है, मतलब औसत अणुभार कितना है, 38, ठीक है। 38 AMU मान लो ये दिया हुआ है इसका औसत अणुभार। अब बेटा प्रतिशत संगठन कैसे निकालें, कौन कौन सी गैस है, NO तथा NO2 एक गैसीय मिश्रण है बेटा। हमारे पास क्या है, यहां पर एक गैसीय मिश्रण है जिसमें दो गैसें हैं, एक है NO और दूसरी है बच्चों क्या, NO2। NO का
प्रतिशत हम मान लेते हैं x प्रतिशत। तो बेटा दूसरी गैस का प्रतिशत हम कितना मानेंगे, 100 माइनस एक्स। सॉरी बेटा, तो दूसरी गैस का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। कैसे बेटा, प्रतिशत का कुल तो हमेशा 100 ही आना है, तो एक को अगर x माने तो दूसरा 100 माइनस एक्स तो हो गई होगा। अब एम एवरेज का सूत्र सोचो बेटा, क्या सूत्र पढ़ के आए अपन। हमने पढ़ा है पहली गैस का मोल गुणित मूलर द्रव्यमान धन दूसरी गैस के मोल गुणित मूलर द्रव्यमान बटे कुल मोल। आपको ऐसे ही याद करना है जैसे मैं बोलता हूं बेटा, है ना, तो आसानी से याद भी रहेगा, भूलोगे भी नहीं आप। पहली गैस के मोल हमने कितने माने बेटा, संगठन जो वही मोल है x, और मूलर द्रव्यमान n का होता है 14 और O का होता है बेटा 16, तो 14 और 16 हो जाएगा 30 धन दूसरी गैस के मोल कितने रख दें हम, 100 ऋण x, और मूलर द्रव्यमान बेटा n का हो गया 14 और O का हो गया 16 दूनी 32, है ना, तो 14 और 32 कितना हो जाएगा बेटा 46 बटे बटे कितना रख दूं मैं, n1 धन n2। तो बेटा n1 धन n2 तो यहां 100 आएगा, क्योंकि आप दोनों की प्रतिशत संगठन को जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। और एम एवरेज तो बेटा हमें दे रखा था सवाल में, कितना रखना है 38। ये 100 को गुणा में यहां ले आए बेटा, 38 गुणित 100 मतलब 3800, 30 गुणित x 30x धन 4600 और माइनस 46x। बेटा 4600 को इधर उठा के ले आओ, 3800 माइनस 4600 बराबर 30x ऋण 46x। तो बेटा ये हो जाएगा ऋण, कितना आएगा 800 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 16x, ये भी ऋण का होगा, ऋण से ऋण 16 को बटे में ले आएंगे बेटा अपन, और यह जाएगा कितना 16 एकम 16, 16 पंचासी 50, x आ गया बेटा हमारे पास 50। x 50 आया, इसका मतलब क्या है कि NO का प्रतिशत संगठन हो गया 50%, और बेटा NO2 भी होगा 50%। अब देखिए उत्तर, अगर आपसे प्रतिशत संगठन पूछा है या मोलर प्रतिशत पूछा, मोलर संगठन, तो आप बोल दोगे 50-50% दोनों गैसें। अगर मोल अनुपात बोलता तो बेटा बड़े आराम से हम बोल देते 1:1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर हम लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बेटा क्या, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेटा उपयोग हम खास करके आप नीट और जेडबलई मेंस में जो सवाल आते हैं दो जगह करते हैं। एक तो मूलानुपाती सूत्र, जब हम आगे अगला लेक्चर में पढ़ेंगे वहां पर ये आपको बहुत काम पड़ेगा, और खास तौर पर उसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और बाकी बेटा अभी हम कुछ सवाल इस लेक्चर में भी इससे करेंगे। तो वाष्प घनत्व क्या है, तो देखिए जैसा नाम सुन रहे हैं हम, वाष्प का घनत्व, नहीं बेटा ये वाष्प का घनत्व नहीं है। वाष्प घनत्व मतलब किसी गैस का घनत्व किसके सापेक्ष, बेटा हम बोलेंगे किसी गैस का हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस का हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष घनत्व क्या कहलाता है, वाष्प घनत्व, या कभी कभी बच्चों इसे हम आपेक्षिक वाष्प घनत्व भी कहते हैं। ध्यान रखें, वाष्प घनत्व को कभी कभी हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प घनत्व। बात एक ही है, आप वाष्प घनत्व बोलो बेटा या आपेक्षिक वाष्प घनत्व बोलो, बात एक ही होगी, है ना। तो देखो परिभाषा इसकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो इससे सूत्र निकल के आएगा वो होगा। तो चलिए देखते हैं पहले, लेकिन हम परिभाषा तो लिखेंगे जरूर बच्चों। क्या बोलेंगे परिभाषा, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस का, किसी गैस का हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष, हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष घनत्व क्या कहलाता है बच्चों,
आपेक्षिक वाष्प घनत्व या बेटा सिंपल अपन वाष्प घनत्व भी कह सकते हैं। आपेक्षिक वाष्प घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब आपेक्षिक वाष्प घनत्व क्या है, एक बार मैं फिर से बताता हूं। जब हम किसी गैस के घनत्व को उसी ताप और दाब पर, मतलब ध्यान सुनो बेटा, ये कि जिस ताप और दाब पर किसी गैस का घनत्व निकाल रहा है उसी ताप और दाब पर हाइड्रोजन का घनत्व निकालो। तो किसी गैस का घनत्व किसके सापेक्ष बेटा, हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष क्या कहलाता है, आपेक्षिक वाष्प घनत्व कहलाता है। ठीक है। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं हम। सूत्र क्या होगा, आपेक्षिक वाष्प घनत्व बराबर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं बेटा, जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो बटे में नीचे आएगा और जिसका निकालते हैं वो ऊपर आएगा। तो यहां पर हम सूत्र बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं ऐसे बेटा, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो नीचे जाएगा। हम बोलेंगे गैस का घनत्व, गैस का घनत्व बटे कौन सा बेटा, हाइड्रोजन गैस का घनत्व, हाइड्रोजन गैस का घनत्व। ये क्या है बेटा, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, स्थिर ताप एवं दाब पर। तो इस तरीके से देखिए आपेक्षिक वाष्प घनत्व का सूत्र बनके तैयार हो जाता है। हाँ लेकिन बेटा ये सूत्र हम उपयोग में नहीं लाते हैं, ये परिभाषा बताने के लिए अच्छा है। सूत्र बेटा ऐसे ही थ्योरी अगर कभी पूछ ले तो अच्छा है, बाकी अपन इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, अपन तो किसी और सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र निकालते हैं बेटा अपन। सबसे पहले ये बताइए, आपने किसी गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण तो सुना ही होगा बेटा, इसी अध्याय में मैंने पहले भी बात किया हूं इसकी। तो आदर्श गैस समीकरण, जब भी गैस की बात आएगी ना तो बेटा ये हमेशा ही लगभग अपन हर जगह लगा देंगे। तो आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, पीवी बराबर एन आर टी। पी है बेटा दाब, वी है आयतन, एन है मोलों की संख्या, आर को बोलते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक और बेटा टी होगा यहां पर क्या, ताप। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर एन मतलब मोलों की संख्या, दिया हुआ भार, दिए हुए भार को बेटा हम डब्ल्यू लिखते हैं, बटे अणुभार, अणुभार को एम लिखते हैं। ठीक है, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटे अणुभार। यहां पर ध्यान दें बेटा, मोलों की संख्या बराबर मैंने क्या रखा, दिया हुआ भार बटे अणुभार। दिए हुए भार को हम डब्ल्यू लिखते हैं और बेटा अणुभार को हम एम लिखते हैं। ये वी यहां लेके आ रहे हैं अपन। ठीक है, वी, और ये क्या हो जाएगा आर टी, आर टी को जो कहते हुए लिखे। बच्चों देखो m को उठा के यहां लाऊं मैं, पी एम बराबर क्या हो जाएगा, W बटे V आर टी। अब W बटे V मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, भार बटे आयतन, भार बटे आयतन बेटा घनत्व होता है और घनत्व को हम रो से या बेटा डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। या तो रो से कर दो या तो बेटा डी से कर दो, है ना। ज्यादातर जगह हम फिजिक्स में रो से करते, यहां पर हम डी से कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रो से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एक ये सूत्र सा बन गया है। अब आपको क्या करना है, ये बनाते बने ना बने आपको ये भी याद कर सकते हो, पीएम बराबर डी आर टी, या आप याद कर लो डर्टी पीएम, डर्टी डी आर टी बराबर पीएम। ठीक है, अब देख बेटा डी बराबर क्या होगा, हमें तो सर घनत्व तो चाहिए, डी बराबर होगा पीएम बटे आर टी। डी बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, पीएम बटे आर टी, डी मतलब है घनत्व। तो देखिए मुझे चाहिए क्या, आपेक्षिक वाष्प घनत्व, आपेक्षिक वाष्प घनत्व का सूत्र। गैस का घनत्व, गैस का घनत्व बेटा क्या रख दूं, पी यानी दाब, एम मतलब अणुभार, किसका अणुभार बेटा, गैस का अणुभार। अब जो भी गैस रहेगी हर एक गैस का अणुभार अलग अलग होगा, ऑक्सीजन का होगा तो O2 होगा तो 32, N2 होगा तो बेटा 28, ऐसे हर एक गैस का अणुभार अलग अलग होगा, बटे आर टी। ये तो हो गया बेटा गैस का घनत्व, बटे
हाइड्रोजन का घनत्व तो इसी से लिखेंगे। देखो दाब और ताप तो समान है और आर तो बेटा नियतांक है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां पर जो अणुभार है, किस गैस का घनत्व निकाल रहे हैं बेटा? H2 का, तो अणुभार भी H2 का रखेंगे बटे RT। बच्चों RT से RT और दाब से दाब, P से P कट गया, तो कुल मिला के जो आएगा आपेक्षिक वाष्प घनत्व बराबर गैस का अणुभार बटे क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस का अणुभार। अब हाइड्रोजन गैस का अणुभार तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, H का होता है 1, H2 का होगा बेटा 2, तो गैस का अणुभार बटे 2 बराबर क्या हो गया? आपेक्षिक वाष्प घनत्व, या सिंपल बेटा आप चाहो तो वाष्प घनत्व भी बोल सकते हो, वाष्प घनत्व। ठीक है, तो यहां से बेटा अब हम, ये सूत्र निकल गया। अब इस सूत्र को आप क्या कर ले याद, और इसका हम बहुत जगह पर उपयोग करेंगे। क्या? वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2। ठीक है, एक बार और लिख देता हूं इसको मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, याद रखने लायक चीज है। क्या बोलेंगे हम? गैस का वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2। इसको तो बेटा भूलना बिल्कुल नहीं है, अणुभार बटे 2। या बेटा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लें। इसका उपयोग हम सवालों में अलग अलग जगह पर लगातार करेंगे। अब एक और बात, अगर सर एक गैस है तो फिर तो ऐसा सूत्र, लेकिन गैस का मिश्रण रहा तो क्या होगा? मतलब गैसीय मिश्रण अगर रहा, गैसीय मिश्रण का वाष्प घनत्व बराबर क्या लिखूंगा बेटा मैं? गैसीय मिश्रण का अणुभार, गैसीय मिश्रण का अणुभार बटे 2। अब सर गैसीय मिश्रण के अणुभार को तो हम औसत अणुभार बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा कि गैसीय मिश्रण का अणुभार बोलो, या सॉरी वाष्प घनत्व बोलो, या आप इसे बोलो औसत वाष्प घनत्व। औसत वाष्प घनत्व बराबर क्या जाएगा बेटा? औसत अणुभार। गैसीय मिश्रण के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? औसत अणुभार, और बटे में क्या जाएगा बेटा? बटे में आ जाएगा कितना? 2। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम इन सूत्रों का उपयोग किसी गैसीय मिश्रण के लिए भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2, या बेटा अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। औसत अणुभार बराबर क्या होगा? औसत वाष्प घनत्व बराबर औसत अणुभार बटे 2, या बेटा औसत अणुभार बराबर 2 गुणित औसत वाष्प घनत्व। तो इन सूत्रों का उपयोग हमें करना है। चलिए आज अभी तो हम कुछ सवाल लेके करते हैं बेटा इसको, और फिर अगले लेक्चर में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वाष्प घनत्व, जब हम मूल अनुपाती सूत्र की बात करेंगे। फिलहाल सवाल है मेरे पास, एक गैसीय मिश्रण में O2 तथा O3 गैसें हैं। क्या है बच्चों? मेरे पास एक गैसीय मिश्रण है, ये मेरे पास एक गैसीय मिश्रण है जिसमें कौन कौन सी गैसें हैं बेटा? एक है O2 और एक है O3। ठीक है, आगे बोल रहा है 2:1 के मोल अनुपात में है। मतलब बेटा मुझे इनका मोल अनुपात दिया है। मोल अनुपात कितना है बच्चों? इनका मोल अनुपात 2:1। मूल अनुपात कितना है? 2:1। मिश्रण का वाष्प घनत्व, मतलब बेटा मिश्रण के लिए वाष्प घनत्व को हम क्या बोल रहे हैं? औसत वाष्प घनत्व। मतलब आपको इसका औसत वाष्प घनत्व निकालना है बेटा, बड़े आराम से हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बड़े आराम से निकालेंगे। औसत वाष्प घनत्व चाहिए तो बेटा आपको औसत अणुभार चाहिए रहेगा। तो पहले औसत अणुभार निकालना आता है क्या? हाँ बेटा अभी तो सीखा हमने। तो पहले हम निकालें इनका औसत अणुभार, फिर बच्चों हम निकालेंगे औसत वाष्प घनत्व। चलिए, तो औसत अणुभार जिसको प्यार से हम क्या लिखते हैं बेटा? एम एवरेज। याद करिए सूत्र,
क्या था बच्चों? पहली गैस के मोल गुणित उसका मोलर द्रव्यमान या बेटा अणुभार, दूसरी गैस के मोल गुणित उसका अणुभार बटे कुल मोल। तो पहली गैस के मोल कितने ले लें? 2:1 है बेटा, पहले का 2 ले लो। कौन सी गैस है? O2, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। इसका मोल कितना लोगे? 1। O3 का 16 तिया 48 बटे कुल मोल कितना ले लोगे बेटा? 3। अब ये हो गया 32 दूनी 64, 48 एकम 48 बटे 3, यानी कि बेटा ये हो गया 8 और 4 12, बच गया 1, 10 और 1 11 बटे 3। ठीक है, ये आ गया। क्या आया बच्चों? ये औसत अणुभार। क्या हमें औसत अणुभार ही निकालना था? बिल्कुल नहीं सर, हमें तो निकालना था वाष्प घनत्व। निकाल देंगे बेटा। वाष्प घनत्व मतलब, क्योंकि औसत अणुभार है तो वाष्प घनत्व को भी क्या लिखूंगा मैं? औसत वाष्प घनत्व। तो याद करिए, वाष्प घनत्व के लिए कोई सूत्र पढ़ा है क्या बेटा हमने? औसत वाष्प घनत्व बराबर औसत अणुभार बटे 2। वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2। तो बेटा औसत अणुभार कितना आया? 112 बटे 3। 112 बटे 3 और नीचे 2 है साथ में। अब कैंसिल कर लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 3 से काटेंगे बेटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 6 6 आते जाएगा, 6 7 लिख दूं मैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात सुनिए, जो औसत वाष्प घनत्व बेटा इसकी इकाई क्या होगी? ध्यान से देखिए, हमने वाष्प घनत्व का सूत्र क्या बोले? गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन का घनत्व, घनत्व बटे घनत्व, इकाई से इकाई कैंसिल हो जाएगी बेटा, और आपेक्षिक वाष्प घनत्व की कोई इकाई नहीं होगी। ध्यान रखना बच्चों, यह जो आपेक्षिक वाष्प घनत्व है ये कैसा होता है? इकाई रहित होता है, यानी कि यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह आ गया आपेक्षिक वाष्प घनत्व। अब चलिए अगला सवाल है हमारे पास, SO2 तथा SO3 गैसों के मिश्रण का मोलर संगठन ज्ञात करो यदि वाष्प घनत्व 36 हो। देखो बेटा, ये गैसीय मिश्रण का वाष्प घनत्व दिया है, मतलब ये आपको औसत वाष्प घनत्व दिया है। क्या दिया है बेटा? औसत वाष्प घनत्व। एक्चुअल में ना इस टाइप के सवालों में वाष्प घनत्व का तो कोई डायरेक्ट रोल है ही नहीं, रोल है औसत अणुभार का। हाँ, वाष्प घनत्व दिया है तो पहले इससे अणुभार निकाल लो। बनेगा क्या बेटा? पढ़े हमने, अणुभार बराबर क्या लिखूंगा बच्चों में? 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व, यानी कि बेटा यहां औसत लिख दूं मैं, है ना? अगर मिश्रण है तो औसत लिख दो आप। तो 2 गुणित वाष्प घनत्व है 36, मतलब बच्चों ये है 72 AMU। ठीक है, औसत अणुभार दिया है। कौन कौन सी गैसें हैं बेटा हमारे पास? SO2 और SO3। SO2 है और साथ में बच्चों SO3। इनका मूल मिश्रण का मोलर संगठन, मतलब बेटा प्रतिशत संगठन बताना है। तो मान लिया हमने एक का संगठन है X प्रतिशत, तो बच्चों दूसरे का होगा 100 माइनस X प्रतिशत। कोई बुराई वाली बात? अब बेटा हम निकालना चाह रहे हैं क्या? प्रतिशत संगठन। तो हम औसत अणुभार का सूत्र लगाएंगे। औसत अणुभार बराबर, इतनी देर से करते करते बेटा सूत्र तो अब आपको हो जाना चाहिए याद। देखो यही फायदा, अगर आप सवाल प्रॉपर लिख लिख के कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आपको सूत्र तो बेटा रट गया होगा, है ना? तो औसत अणुभार कितना है बेटा अपना? 72। पहले के मोल कितने हैं वही तो निकालना है सर। कितने बेटा? X। मूलर द्रव्यमान कौन सी गैस है? SO2। 32 और 32 हो गया 64, धन दूसरे का कितना रख दिए मोल? 100 माइनस एक्स। और बेटा इसके मूलर द्रव्यमान को अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 32 और 16 थी 48, 48 और 32 बेटा आई होप 80 होगा, है ना? बटे कुल मोल तो 100 आएगा। अब यहां से अगर आप करोगे गणित तो बेटा आपसे बनती है, एक्स का मान निकालना है आपको। ये 100 इधर आ जाएगा तो 7200 हो गया। 64 गुणित एक्स 64x, धन 100 गुणित 80 तो 8000, धन 80 सॉरी ऋण 80x। तो बेटा ये इधर ले आओ, 7200 माइनस 8000
बराबर 64x माइनस 80x। अब घटाएंगे तो माइनस का 800 आ जाएगा और बच्चों यहां पर माइनस का कितना जाएगा 16x। x बराबर देखो माइनस से माइनस तो यही गया 800 बटे 16 तो यह आ जाएगा 50। तो फिर से हम बता सकते हैं कि x 50 है, इसका मतलब कि इनका जो प्रतिशत संगठन या बेटा मोलर संगठन है वो 50-50% है। 50% ये है और बेटा 50% ये है। अगर मोलर अनुपात पूछता तो 1:1 हम बड़े आराम से लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बेटा आपसे आने चाहिए। तो ये हमने सारे सवाल देख लिए, वाष्प घनत्व क्या होता है ये समझा, और बेटा हमने आज के इस लेक्चर में नीट और जेडब्ल्यू मेंस के हिसाब से जो अलग अलग वैरायटी के सवाल आते हैं औसत अणुभार से रिलेटेड वो देख लिए। अब अगले लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो नीट के हिसाब से तो बड़ा फेवरेट माना जाता है, जिसमें हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की। तो फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।